हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कहते हैं ना स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग 10-10 मीटर के 10 जगह गड्ढे करेंगे, हमें क्या मिलेगा? केवल वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी, राइट। अगर हमें मान लो पानी चाहिए तो पानी निकालने के लिए हमें क्या 10-10 मीटर के 10 जगह गड्ढे करने पड़ेंगे? नहीं यार, लग के एक जगह ही 100 मीटर गड्ढा कर लो, शायद पानी निकल आए, है कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि अब लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि टर्म 1 का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। सिलेबस भी आपके पास है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। उस सिलेबस को हम लोग तैयार करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीटली फिनिश हो चुका है और बहुत जल्द उसके असर्शन, रीजन एंड एमसीक्यू हम लोग लेके आने वाले हैं, जो कि लाइव बैचेस चलेंगे, लाइव क्लास चलेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी आपकी तैयारी हो चुकी है ये आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलो भाई, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ह्यूमनाइज एंड कलरफुल वर्ड, तो जिसमें कलरफुल वाला जो पार्ट है वो हमें पढ़ना था, है कि नहीं। तो इस सीरीज में हम लोगों ने 2 क्लासेस करी थी, जिसमें हमने कुछ टर्मोलॉजी सीखी थी जो कि कुछ ह्यूमनाइज से रिलेटेड थी। आज से जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो टोटल बेस्ड ऑन कलरफुल वर्ड होगा। स्टूडेंट, अब मैं फिर से आता हूं अपनी पुरानी बात में, जो था कि एक जगह मेहनत से 100 मीटर गड्ढा कर लो, शायद पानी निकल आए। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा भरोसा करिए हम पर, और एक जगह एक ही पॉइंट पर या एक ही टीचर का गाइडेंस लेकर के उसके साथ जुट जाइए मेहनत के साथ। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरना है, अगर सच में आपको मेहनत करके उसका रिजल्ट, आउटकम चाहिए, मतलब पानी वाकई में चाहिए, तो फटाफट जुट जाइए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कलरफुल वर्ड का अपना आज का तीसरा सेशन। और आज से आपका जो स्टार्ट हो रहा है सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां से ही क्वेश्चन एग्जाम्स में बनेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ग्लास प्रिज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट, जो प्रिज्म होता है वो एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की बात करूं मैं, कैसे बात करूं ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की, तो वो कुछ इस शेप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है? अगर मैं बुक की लैंग्वेज में आपको बताऊं तो अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज अ होमोजेनस ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम, ठीक है। एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट, जो ग्लास का बना होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो एज होती है ना, ये 2 एज के बीच का जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। और जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये जो सरफेस है हमारी ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये एजेस है, ये आपको तो पता है, ये कॉर्नर्स है, राइट। तो चलो, ये तो हो गई बात प्रिज्म की। अब प्रिज्म में रिफ्रैक्शन फिनोमेना कैसे होता है और इसके कौन कौन से नए टर्म्स हमें पता चलेंगे, एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं, ये हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज प्रिज्म, है ना। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने सीख लिया प्रिज्म क्या है। अब जरा देखो कैसा बनता है। अब हम लोग सिंपल एक फिगर बनाएंगे, 3D बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, प्रिज्म है। बहुत ध्यान समझिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, हम लोग इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मान लो कोई लाइट इंसिडेंट रे इसमें स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद देखो, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, अब प्रिज्म ग्लास स्लैब है तो ये मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा, और ये रेयरर से जा रही है तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये डेंसर की तरफ क्या हो जाएगी, डेंसर में नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, यस और नो, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी ना। नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर जो हमारे पास रे होती है वो होती है नॉर्मल, है ना, अगर इसके हिसाब से देखें, ओके। अब ये जब डेंसर से बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। स्टूडेंट, क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसके लिए जो नॉर्मल रहेगा, अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा ना, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा। तो देखो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ये अवे हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है, ये तो यार रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए कि अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में गई तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, और अगर जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। क्या इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब जरा देखते हैं, तो ये हमारे लिए इंसिडेंट रे हो गई, यस और नो, ये हमारे लिए रिफ्रैक्टेड रे हो गई।
अब इस मीडियम के लिए ये हमारे पास इंसिडेंट रे हुई कि नहीं हुई, ये वाली जो रे है वो इंसिडेंट रे हुई और ये रिफ्रैक्टेड रे हुई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या देखा था लाइट वाले चैप्टर में कि जब रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म से जो हमारी लास्ट वाली रे निकलती है, मतलब डेंसर टू रेयर वाली, है ना, तो क्या सीखा हम लोगों ने, सीखा था कि उसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोल देते हैं। तो अब जरा देखो, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास I1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, I1 इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ, और ये हो जाएगा R1 हो जाएगा एंगल R1 रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना। और इसके लिए देखो जो नॉर्मल जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, I1 बनेगा कि नहीं, I2 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा वो R2 बनेगा, यस और नो, बनेगा ना। तो स्टूडेंट ये जो R2 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, इसको E से डिनोट करते हैं। कौन सा एंगल, E से डिनोट करते हैं इमर्जेंट एंगल। क्यों, ये इमर्जेंट रे हुई कि नहीं हुई, है ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद जरा और एक टर्म की बात कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बड़ा सिंपल था लॉजिकली अगर देखा जाए तो, है ना, है सिंपल। चलो अब जो इसका कंसेप्ट है वो जरा आगे समझते हैं कि इससे दो टर्म और निकल के आते हैं। क्या, एक निकल के आता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या निकल के आता है, एंगल ऑफ डेविएशन। जरा देखो क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मान लो ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, मैं इसको क्या करता हूं, बढ़ाता हूं आगे तक, ठीक है, सपोज दैट मैंने बढ़ा दिया, तो ये जो गैप बन रहा है ना इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में गैप, मतलब कि अगर ये इमर्जेंट रे को मैं पीछे तक बढ़ाता हूं तो ये जो गैप मिला हमें, तो ये गैप जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे और किससे, इमर्जेंट रे के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर कुछ इस तरह का साइन बनाया था डेल्टा का, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव है, रिटन में तो है नहीं सब्जेक्टिव, तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, आपसे पूछ लेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, वो इस इंसिडेंट एंगल, ये जो एंगल हमारा फर्स्ट इंसिडेंट एंगल बन रहा है, इस पे डिपेंड करता है टोटली। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप इसको रे को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन इंसिडेंट एंगल, ठीक है, विच इज प्लॉट ऑन द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म का कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है स्टूडेंट। क्या पूछ लेता है, पूछ लेता है कि अगर मैं बात करूं कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है हमारे पास एंगल ए, ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, यस बिल्कुल निकाली जा सकती है। एक कंसेप्ट होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों की जो वैल्यू होगी ना किसी एक सरफेस के लिए, तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एमसीक्यू में पूछे जाने के चांसेस हैं, किसमें, हॉट्स में, जो हायर थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। क्या, कि एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन ऑलवेज आल्सो इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब कि अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है या एंगल ऑफ डेविएशन पता है, तो मैं एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकता हूं। या प्रिज्म मुझे पता है कि जो प्रिज्म मेरे पास दे के आया हुआ है, प्रैक्टिकल करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, तो उसका एंगल हमें पता होता है। तो एंगल पता होता है, तो इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता चल जाता है जब हम लोग इसका पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इससे हम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है, पक्का आ रही है, ठीक है। चलो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म कैसा होता है। बड़ा सिंपल सा है, बस इतना ही है, और इसके बस छोटे छोटे पॉइंट्स है जो पूछे जा सकते हैं इसमें, जो मैंने आपको बताया। और आगे चलते हैं जरा, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, जरा देख लीजिए। कहीं कहीं पर जरा एक मिनट समझिएगा, कहीं कहीं पर बुक में ये भी दिया हुआ है, ये जो एंगल हमारे पास इस सरफेस के साथ बन रहा है ना, इमर्जेंट रे के साथ, भाई ये नॉर्मल हुआ और ये इमर्जेंट, ये हमारे पास एक रे आई और ये इमर्जेंट रे हुई, ये इमर्जेंट रे हुई, तो ये दिया हुआ है R2। क्या दिया हुआ है, R2, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, ये इमर्जेंट एंगल दिया हुआ है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा जो मैंने यहाँ पर I2 कर दिया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म तो हो गया, अब बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। जरा ये समझते हैं क्या आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्टूडेंट आपको पता है ना कि अगर आप क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप तैयारी करते हैं तो उसका जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल सी बात है भाई, दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपने डाउट क्लियर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फोटो खींच के भेजते हैं, है ना। तो उससे भी इजी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि हमारे इस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है इसमें। तो उस व्हाट्सएप लिंक से आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एडुस्विच के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद क्या कर सकते हैं, आप जितने भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, आप उसमें 24/7 आप वहां पर इमेज डालिए या फिर आप क्वेश्चन लिख के भेजिए, आपको उसका सोल्यूशन आपको विदिन 24 आवर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है, कभी कभी टीचर्स बिजी रहते हैं, क्लासेस हम लोग यहाँ चलती हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे। ठीक है बच्चे लोग, तो आप उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। एंड सेकेंड बात मैं आपसे एक और करना चाहता हूं कि यार देखो, अभी आपने सुना ना वो बचपन का प्यार है वाला, है ना, नाम नहीं मुझे याद लड़के का, देखो कितना फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया भाई? क्योंकि देखो, अगर मैं भी यहाँ पर बचपन का प्यार गा रहा होता तो शायद ये वीडियो आप लोग जो 200 लोग देखते हैं वो 2000 लोग देखते, या शायद 20,000 लोग देखते, या मैं यहाँ डांस कर रहा होता बढ़िया सा, है ना, तो शायद हो सकता है कि भाई 2000 लोग थे या 20,000 लोग देखते। बट क्या है कि मैं आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूएबल नॉलेज दे रहा हूं तो क्या होता है कि कितने लोग देखते हैं? 120, 200, है ना, 1.5, इतना, इससे ज्यादा क्या देखते हैं? नहीं देखते। क्यों? क्योंकि मैं डांस और बचपन का प्यार नहीं गा रहा हूं ना यहाँ पे। खैर, तो अब आगे आप लोग समझदार हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो यार आप इसको शेयर कर सकते हैं, है ना, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ प्लीज बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो नया नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलेगा, ताकि टर्म 1 की जो आपकी तैयारी है वो एकदम एक्यूरेट हो और तैयारी हो किसकी? जीत की। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिस्पर्जन। क्या होता है डिस्पर्जन? भाई डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट यहां पर कोई स्पेसिफिक वर्ड लगाया गया है, व्हाइट। क्यों? ऐसा इसलिए कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म में लाइट को क्या करा, लाइट की रे उसमें डाली। ठीक है, जब लाइट रे उसमें उन्होंने प्लेस कराई तो उन्होंने क्या देखा कि वो व्हाइट लाइट, जो लाइट उन्होंने डाली वो क्या हो गई, 7 कलर्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। स्टूडेंट किसमें स्प्लिट हो गई? 7 कलर्स में। और ये क्लास 8th में आप लोग पढ़ के आए हैं कौन कौन से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, पढ़ के आएंगे, पढ़ के आए। तो कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, उन्होंने एक रे डाली, उन्होंने लाइट डाली और वो क्या हुई, वो स्प्लिट हो गई। कैसे स्प्लिट हो गई? 7 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं आपको एक इमेजिनरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ इस तरह से ये स्प्लिट हो गई 7 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में स्प्लिट हो गई स्टूडेंट? आपको पता है, ये वेबग्योर में स्प्लिट हो गई। किसमें स्प्लिट हो गई? वेबग्योर में। क्या होता है वेबग्योर? क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, क्या पढ़ा हुआ है वेबग्योर? ये पढ़ा हुआ है 7 कलर, देखो 3, 3, 6, 1, 7 कलर्स हो गए। तो ये जो लाइट डाली वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, तो इन्होंने इसको क्या बोल दिया कि ये व्हाइट लाइट है। कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट। कुल मिला के कंक्लूजन क्या हुआ कि ये जो 7 कलर्स जब मिल जाते हैं तो जो लाइट की रे तैयार होती है वो कैसी होती है? व्हाइट रे तैयार होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या सर फर्दर अगर मैं इस प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म लगा दूं तो क्या फिर से डिवाइड हो जाएगी? तो 7 2 14, 14 फिर 28, इस तरह से डिवाइड हो गई क्या? तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन जो आपके माइंड में चलता है वो क्या चलता है? वो ये चलता है कि सर क्या ये जो हमारी इमर्जेंट रेज जो निकल रही है 7 कलर्स की, तो क्या ये ऑलवेज बेंड करती हैं टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रिज्म है, हमने ऐसे रे डाली और ये ऐसे निकल जाए? ये भी तो नॉर्मल के अवे होगी, है ना। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। जो प्रिज्म का बेस होता है ऑलवेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमेना, जो लाइट होती है वो ऑलवेज प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड करती है। और एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है वो कैसा है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब ये हो गया कि भाई द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into the component of its color is known as dispersion of white light। और जब ये 7 अपने कंपोनेंट्स कलर में ब्रेक हुई तो कौन कौन से थे? V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। कभी आपने इंद्रधनुष बनते हुए देखा है? अभी इंद्रधनुष बनता है तो आप क्या करते हैं? उसको उंगली नहीं दिखाते हैं। क्यों? लोग बोलते हैं अरे उंगली मत दिखाओ, भगवान है ये। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल फिनोमेना है।
ठीक है, जो हमारा रेनबो फॉर्मेशन है फिजिकल फेनोमेना है। तो आपने उसमें देखा होगा कि मोस्टली आपको 4-5 कलर तो नॉर्मल दिख ही जाते हैं, दिख जाते हैं ना। हो सकता है 1-2 कलर कम दिखे ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसीज, है ना। वेवलेंथ नहीं कह रहा हूं मैं और फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा हूं, ये दो टर्म याद रखिएगा, अभी मैं बात करूंगा इनकी। तो ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसीज हो सकता है कि 1-2 कलर आपको ना दिखे, लेकिन मोस्टली आपको ये 2-4 कलर तो दिख ही जाते हैं, ठीक है। अब वायलेट नहीं दिखता होगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड दिख जाता होगा, ऑरेंज दिख जाता होगा, है ना। ये वायलेट और इंडिगो नहीं दिखते हो रेनबो में। तो चलो भाई, तो ये जो कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और स्टूडेंट जब ये 7 कलर्स डिवाइड हो जाते हैं, किसी एक स्क्रीन पर आ जाते हैं, तो इन 7 कलर्स के ग्रुप को ही बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो अब आपसे स्टूडेंट ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, आपसे पूछ सकता है कॉज ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि व्हाइट लाइट में रेड कलर ही सबसे ऊपर क्यों आता है, वायलेट नीचे क्यों होता है ना। फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से अरेंज करने के लिए बोल देगा, वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करने के लिए बोल देगा। तो चलो अब इसके बाद वो पहले कवर करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक में, है ना, कि ऐसा क्यों होता है। जरा समझिए, चलो भाई बात कर लेते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो हमने क्या देखा, जब डिस्पर्स होकर व्हाइट लाइट आई तो स्क्रीन में 7 तरह के हमारे पास कलर फॉर्मेशन हुए। क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कौन कौन सा सबसे ऊपर था? रेड, यहां था वायलेट, यहां था इंडिगो, यहां था ब्लू, यहां था जी, यहां था वाई, यहां था ओ, ये था। तो स्टूडेंट बड़ा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक। आपको ये सब सीखने की अब जरूरत नहीं है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन आपको तैयार क्या रखना है, एकदम शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेवलेंथ की अगर बात करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस स्पेक्ट्रम की बात करूं, इस स्पेक्ट्रम में, तो वेवलेंथ जो है बढ़ती हुई नीचे से ऊपर की तरफ होती है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, क्योंकि डिस्टेंस होता है ये 2 क्रस्ट के बीच में, भी बताऊंगा मैं। तो अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ अगर स्टूडेंट अगर पूछे सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है। और सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वेवलेंथ। तो मान लो दे दिया गया वाई दे दिया गया, मतलब येलो दे दिया गया, ग्रीन दे दिया गया, ब्लू दे दिया गया, ठीक है, और 2-3 दे दिए। हम 3 छोटा सा उठा लेते हैं, इजी सा एग्जांपल। तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले ब्लू, फिर ब्लू से ज्यादा किसकी होती है? ब्लू से ज्यादा होती है ग्रीन की, फिर उससे ज्यादा किसकी होती है? येलो की। तो ये अरेंजमेंट बनेगा। अब 4 ऑप्शन इसी तरह बना के दे देगा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, नन ऑफ दीज। तो आप कंफ्यूज जाएंगे, क्यों? अगर आपको वेवलेंथ नहीं पता। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इससे मतलब नहीं है वेवलेंथ क्या है, अगर टू द पॉइंट बात करें। अगर मतलब है तो मैं बताने वाला हूं आपको। तो जब इस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब V से लगा करके R से, वायलेट से लगा करके हम लोग जब किधर रेड की तरफ बढ़ेंगे, तो बढ़ती हुई कलर्स में हम लोग बढ़ती हुई वेवलेंथ देखते हैं। मतलब वायलेट की सबसे कम, फिर उससे ज्यादा इंडिगो की, फिर उससे ब्लू, फिर उससे फिर सबसे ज्यादा रेड की। अगर फ्रीक्वेंसीज की बात करें भाई कि फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। इट मीन टू दैट, बहुत सिंपल एकदम ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक। आप रेड से वायलेट की तरफ चलो, रेड से वायलेट की तरफ चलोगे तो क्या देखोगे कि ये घटती हुई फ्रीक्वेंसीज में, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? रेड की। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट होती है, तो हर्ट्ज मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो क्या? फ्रीक्वेंसी में सबसे कम रेड, फिर उससे कम ऑरेंज, फिर उससे कम येलो, फिर उससे कम ग्रीन, फिर उससे कम ब्लू, फिर उससे कम सॉरी देखो, ज्यादा नीचे की तरफ बढ़ते हुए चलना है ना, जस्ट फॉर सॉरी, देखो तो रेड की सबसे कम, उससे ज्यादा ऑरेंज की, उससे ज्यादा येलो की, उससे ज्यादा ग्रीन की, उससे ज्यादा ब्लू की, उससे ज्यादा इंडिगो की, उससे ज्यादा वायलेट। बताइए स्टूडेंट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कितने शॉर्टकट में, मतलब कि अगर मैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको सेट करता हूं तो ये हो जाएगा। देखो सबसे पहले किसकी? रेड, रेड से कम किसकी? ऑरेंज, उससे कम किसकी? येलो, उससे कम किसकी? ग्रीन, बताते जाओ, उससे कम किसकी? ब्लू, और उससे कम किसकी? उससे कम इंडिगो, फिर उससे कम वायलेट। कोई दिक्कत? अगर फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से मैं इनको सेट करता हूं तो सबसे कम किसकी होती है? वायलेट। सबसे कम किसकी होती है? यार कुछ गलत हो गया, देखो, हाँ, वायलेट से ज्यादा इसकी ये वेवलेंथ,
अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वायलेट की सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम किसकी होती है, इंडिगो की, फिर उससे कम किसकी होती है, ब्लू की, फिर उससे कम किसकी होती है, ग्रीन की, फिर उससे कम येलो की, फिर उससे कम ऑरेंज की, फिर उससे कम रेड की। ठीक है ना स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन यहां से बन के आता है, अगर वेवलेंथ इसका हाई है, अगर इसका वेवलेंथ क्या है, हाई है, ज्यादा है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो अब ये बताओ कि इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो यस, फिजिक्स लागेला, फिजिक्स का यूज हुआ है। कहां फिजिक्स का यूज हुआ है, ट्रैफिक लाइट्स में। ट्रेन्स के पीछे जो रेड कलर की लाइट लगी रहती है, व्हीकल के पीछे रेड कलर की लाइट क्यों लगी रहती है, खतरे का निशान, डेंजर का निशान रेड लाइट क्यों बनाया गया। भाई हम पीला भी तो बना सकते थे, टैक्सी भी तो बहुत चलती है, पीला दूर से दिख जाता है ना। तो रेड लाइट को दे दिया गया क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी, तो सबसे ज्यादा दूर से दिखता है। ओके, तो जब सबसे ज्यादा दूर से दिखता है भाई साहब, तो क्या हुआ, उसको खतरे का निशान बना दिया गया। तो जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाई वेवलेंथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई। अब चलो बात करते हैं कि वेवलेंथ सर आप चिल्ला रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि होती क्या है एक्चुअली में। तो क्लास 9th में पढ़ के आया हो यार, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन चलो देख लेते हैं, इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, मान लो हमने देखा है कि वेवलेंथ होता है कि मान लो ये एक वेव है हमारे पास, ठीक है, तो ये दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये क्रस्ट होते हैं ना, जो अपर लेयर होते हैं क्रस्ट, ये होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, दो थ्रू के भी हो सकती है, मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं इसको और नीचे बढ़ा दूं तो। ठीक है, ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है भाई जितने समय में कोई एक जो वेव है ऑसिलेशन पूरा कर ले। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार वो ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेशन पूरा कर सकता है। एक ऑसिलेशन मतलब एक कंप्लीट राउंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, चलो भाई, तो आई होप कि आपको यहां तक का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन क्यों होता है, और क्या ये 7 कलर लाइट अगर एक प्रिज्म लगा दे तो ये वापस से 7 2 14, 14 2 28 कर सकती है क्या। तो इस जरा टॉपिक पे बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे। छोटा सेशन है, आप चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं, और मेरी वाली बात याद बिल्कुल जरूर रखिएगा, बचपन वाला प्यार वाला। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है बच्चे लोग, वो है कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है ना, देखो हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि डिफरेंट मीडिया में, मान लो हमारे पास मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ओके। तो मान लो अगर मैं यहां से लाइट को एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हुई तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, जैसे हम लोग पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। मान लो अब अगर इसकी रिवर्सिबिलिटी देखें, रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अब पहले हमें मीडियम 1 से मीडियम 2 लानी थी, अब हमें कहां लानी है, अब मीडियम 2 से मीडियम 1 लानी। ठीक है ना, मीडियम 2 से मीडियम 1 लानी है, तो ये रिवर्सिबिलिटी हुई। क्या देखा हम लोगों ने, हम देखा कि दोनों कंडीशन में बन तो फिगर सेम रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं लाइट वाले चैप्टर में कि भाई साहब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट रहती है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस और नो, रहती है नहीं रहती, रहती है। अगर रहती है तो बस यही कॉज है डिस्पर्जन का। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, वेवलेंथ से इसको रिलेट कर रहा हूं। देखो ऐसा है कि जो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लो होती है। क्या होती है, लो होती है। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो हाई रहती है। तो अगर प्रिज्म में बात करें, किसमें बात करें, प्रिज्म में बात करें, तो जब ये स्प्लिट करता है ना, तो जब ये स्प्लिट करता है तो सबसे नीचे, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लो है, तो ये सबसे ज्यादा बेंट होता है। मतलब इसकी जो स्पीड होती है, अगर सिंगल व्हाइट लाइट की बात करें तो वो तो एक अपने हिसाब से बेंट होगी, लेकिन अगर डिस्पर्जन की बात करें तो इसकी स्पीड, वायलेट की स्पीड सबसे कम रहती है ड्यू टू हायर, सबसे हायर लो वेवलेंथ। आई बात समझ में, और सबसे ज्यादा बेंट होगी क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी स्पीड है वायलेट की कम हो जाती है, तो इसलिए सबसे नीचे रहता है। अब इसकी वेवलेंथ हाई रहती है ना, तो हाई होने की वजह से इसकी स्पीड थोड़ी
कम कम हो पाती है, इसलिए सबसे कहां रहता है, ऊपर रहता है। तो ये रेड हो गया और ये वायलेट हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है, इज टोटली डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ एनी लाइट कलर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ओके, तो चलो भाई, अगर इतनी चीज आपको क्लियर आ गई है तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा होता है तो क्या ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल में बेंड करती है कि नहीं करती है, जरा ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन का ही टॉपिक है ये। देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि वेवलेंथ सबकी अलग अलग है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो जब ये क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा लाइट को, स्पेक्ट्रम में ब्रेक करेगा, तो क्या करते हैं, ये जो बेंट होते हैं ना कलर्स, मान लो ये V हो गया, ये R हो गया, ठीक है, तो जितने भी कलर्स होते हैं, ओके, वो एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल में बेंड करते हैं। कितने डिफरेंट डिफरेंट एंगल में बेंड करते हैं। अब बात करते हैं कि सर जब हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, तो उसमें तो सर आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो यहां तो फिर एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ डेविएशन बार बार चेंज होगा। पॉइंट है कि नहीं पॉइंट है, बताओ, क्वेश्चन में पॉइंट है कि भाई अगर बात करें कि इसमें तो सर आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, इसमें तो एक बता दिया सर इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, काम खत्म, है ना, कोटा पूरा हो गया आपका। ऐसा नहीं है, जरा बात करते हैं, देखो लॉजिक है इसमें भाई, सिंपल सी बात है, अलग अलग एंगल से होगा तो इसमें अलग अलग एंगल बनने चाहिए। बट अगर हम सिंगल व्हाइट लाइट की बीम की बात करें ड्यू टू प्रिज्म रिफ्रैक्शन जो होता है, तो उसमें हम लोग सिर्फ टोटल एक एंगल से ही डिनोट करते हैं। 7 कलर्स का जो एंगल होता है वो नॉर्मल के साथ सिर्फ एक एंगल बनाता है, एंगल 1, ठीक है ना। और हाँ, अगर हम इसको डिस्पर्जन की तरफ बात करें तो ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ये अलग अलग एंगल में बेंड होती हैं, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है एंगल्स के बीच में, ठीक है। तो ज्यादा डीपली नहीं चलेंगे क्योंकि ये टॉपिक है आपके अगली जब फिजिक्स आप कभी आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में फर्दर। फिलहाल तो आपको डिस्पर्जन समझ में आ गया होगा। डिस्पर्जन से आपको पता चला कि ये अलग अलग एंगल पे 7 कलर्स स्प्लिट होते हैं, है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या हम अगर आगे एक प्रिज्म लगा ले तो ये 7 का 14 और 14 का 28 होगा कि नहीं होगा, जरा इसकी बात कर लेते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जैसे रेनबो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन के बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ओके, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहले जरा देख लो रिकॉम्बिनेशन कैसे करते हैं भाई, जरा समझो। अब भाई पहेली एंड बूझो, जो एनसीईआरटी के 2 कैरेक्टर हैं, उनके माइंड में आइडिया आया, क्या आइडिया आया, उनके माइंड में यार आइडिया आया कि अगर भाई लाइट को हम लोग एक प्रिज्म से 7 टुकड़ों में बांट सकते हैं, तो 2 प्रिज्म से तो मैं 14 कर दूंगा, 28 कर दूंगा, इससे बढ़ाते चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या रखा, 2 प्रिज्म रखे। क्या रखे, 2 प्रिज्म रखे। क्या देखते हैं भाई, वो देखते हैं कि जब लाइट ये आती है तो क्या हो जाती है, 7 कलर्स में स्प्लिट तो होती है VR में, लेकिन जैसे फर्दर इनमें पड़ती है तो ये वापस से क्या हो जाती है, एक सिंगल कलर में क्या हो जाती है, ऐसे निकल जाती है, निकल गई। अब प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, सर आपने कहा था कि ये जो हमारे इमर्जेंट रे है वो ऑलवेज बेस की तरफ बेंट होती है, तो बाहर निकल गई। तो देखो ना, इसमें ऊपर से पड़ रहा है लाइट, है ना, इस एंगल पे डिपेंड करता है ना, मैंने अभी आपको बताया था, एंगल पे डिपेंड करता है। इंसिडेंट एंगल, जो इमर्जेंट एंगल है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कैसे निकल गई, ऊपर की तरफ निकल गई। तो पहली बूझो ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अगर हम क्या करें, इस प्रिज्म को लगा दें तो ये 7 से 14, 14 से 28 नहीं होता है, ये 7 है, 7 से सिंगल व्हाइट लाइट में क्या हो जाता है, स्प्लिट नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, चिपक जाता है, बेड सही हो जाता है, ठीक है। यहां पर स्प्लिट हुआ, यहां पर क्या हुआ, वो सही हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि 7 से 14, 14 से 28 नहीं होंगे। अब न्यूटन भाई साहब थे, उनका थोड़ा सा दिमाग ज्यादा तेज चलता है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक रिकॉम्बिनेशन कराया, उनका दिमाग लगाया उन्होंने कि थोड़ा उल्टा करके देखते हैं भाई क्या होता है। क्या करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं, ठीक है ना। तो उल्टा करके भाई देख लेते हैं क्या होता है, जरा समझो, पहले समझो जरा। ये जो रे था, ये कुछ जो हमारे पास ये जो मेन रे है, इक्वल जो व्हाइट लाइट बीम है, वो चुपचाप से क्या करेगी, ऐसे निकल आएगी और ये डायरेक्शन में कहां जाएगी, डाउनवर्ड, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैं जरा रिकॉम्बिनेशन कराता हूं, इसको भी छोड़ देते हैं अभी हम लोग, ठीक है। क्या कराता हूं, रिकॉम्बिनेशन कराता हूं। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रिज्म से जो बेस की तरफ ही लाइट जाएगी, अभी आपको वही आपको तैयार रखना है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कि जब बेस से कब ये कैसे रहती है, ऊपर की तरफ हटती है। अभी जो ये आप कॉन्सेप्ट तैयार रखिएगा, ठीक। तो 7 कलर्स में डिवाइड नहीं हुई, 7 कलर्स के बाद फर्दर डिवाइड
नहीं हुई। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जरा देखते हैं भाई, एंगल पे डिपेंड करती है, लेकिन अभी हम लोग उसमें नहीं सीखेंगे, अभी अगला कॉन्सेप्ट है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अभी आपको बेस की तरफ ही बेंड करानी है। ठीक है, चलो ठीक है ना, समझ गए, बेस की तरफ बेंड करानी। अब एक हमने प्रिज्म लगाया न्यूटन साहब के तरीके, और हमने भी एक प्रिज्म लगा दिया। ठीक है, अब क्या किया हम लोगों ने, क्या किया कि भाई एक लाइट रे यहां से डाली। ठीक है, क्या होगा, ये इस तरह से आई। ठीक, अब क्या हुई, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। कितने कलर्स में डिवाइड हो गई, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। यहां से आप सही से बना लेना, सही से नहीं बन पा रहा है। और यहां से जब ये आएगी लाइट, तो ये क्या हो गई, फिर ऐसे निकलेगी, और ये यहां से, ये देखो अब जरा देखो कंफ्यूजन कहां पर हो गई उतनी देर कि सीधा लगा था प्रिज्म। तो लेकिन वो एक्चुअल फेनोमेना किसका था, जब हम लोग बेंड को जो हम लोग प्रिज्म है उसको रिवर्स करके लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ बेंड होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वो दूर कर लेना, थोड़ा सा मिसमैच हुआ तो उसके लिए वेरी सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास V और R। ठीक है, तो न्यूटन ने रिकॉम्बिनेशन करके क्या देखा, प्रिज्म को रिवर्स करके क्या देखा, उन्होंने देखा कि अगर हम लोग व्हाइट लाइट को किसी एक प्रिज्म में डालते हैं तो 7 कलर्स में तो डिवाइड होती है, बट अगर हम क्या करें कि इसको रिवर्स करके प्रिज्म में लगा दें, क्या करके लगा दें, प्रिज्म में रिवर्स करके लगा दें, तो वो प्रिज्म वापस से किस में चेंज हो जाती है, सिंगल रे में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, सिंगल रे में चेंज हो जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर पहली भुजों ने भी यही किया था तो सिंगल रे जा रही थी, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, उसमें जो सिंगल रे जा रही थी वो एक्चुअल लाइट रे सीधे सीधे निकल जा रही। ठीक है, उसमें स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स नहीं दिख रहे थे, उसमें स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स नहीं दिख रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ कि जो स्प्लिट हुई लाइट वो क्या हुई, एक साथ क्या हुई, कंबाइन हो गई। कंबाइन हो गई, क्या लगा दी, एक व्हाइट लाइट में ट्रांसफर हो गई। किसमें ट्रांसफर हो गई, व्हाइट लाइट में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो पहली भुजों को गोली मारो। ठीक है, वो टॉपिक को अभी छोड़ो, इस टॉपिक में आओ, मैं वो टॉपिक फिर से बता दूंगा अगले सेशन में। क्या, न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो क्या किया था न्यूटन ने, सबसे पहले तो एक रेसिप्रोकल करके प्रिज्म को लगाया था रिवर्स करके, और क्या देखा कि पहले तो लाइट क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, बट बाद में क्या हो रही है, लाइट एक व्हाइट लाइट में चेंज हो गई दूसरे प्रिज्म के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। जो पहली भुजों वाली एक्टिविटी है, अगर आप चाहें तो चेक करते हैं, बुक है SC गुप्ता और पेज नंबर है 263, उसमें 5.3 एक्टिविटी है पहली और भुजों की। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सेम पैटर्न पे जो लाइट है वो बेस की तरफ बेंट हो गई थी कुछ इस तरह से, मतलब 7 कलर में डिवाइड तो हुई, मतलब कि कुछ ऐसे साइड कलर से आई, 7 में डिवाइड हुई यहाँ, लेकिन फिर वापस से क्या हो गई, ये एक्चुअल लाइट निकल के कहां पर आ गई, ये एक उसमें स्क्रीन में प्लेस हो गई व्हाइट लाइट। ठीक है, यह है एक्टिविटी 5.3 SC गुप्ता की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो। ठीक है, ये अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा मिसमैच है तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये है न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। आई होप स्टूडेंट आपको इस सेशन में जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं बहुत स्पीड से पढ़ाए हैं और बहुत आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने आपको टू द पॉइंट पढ़ाया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।